हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है EPS 95 से रिलेटेड, यानी साथियों 10 वर्ष प्राइवेट जॉब करने के बाद कितनी पेंशन मिलेगी और पेंशन कितने प्रकार का होता है, पेंशन के लिए योग्यता क्या होती है और कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को कितना पेंशन मिलेगा, इसके बारे में विवरण दिया जा रहा है। उसको आप जानने की कोशिश करें कि कैसे क्या होगा, कितना मिलेगा, कितने प्रकार का होता है। लेकिन इन सब जानने से पहले आप सभी साथियों से आग्रह है कि चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर साथियों प्रेजेंट रहें, जिससे आप तक सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलता रहे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथी तक साझा करते हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, जैसा कि कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। EPS 95 के तहत कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद नियमित पेंशन मिलती है। तो साथियों, इस लेख में हम EPS 95 के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। इसकी पात्रता, पेंशन की गणना कैसे होती है, विधवा और बाल पेंशन के प्रावधान क्या हैं और इस योजना से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। चाहे आप एक कर्मचारी हो या नियोक्ता हो, EPS 95 के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो साथियों, EPS 95 है क्या, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो EPS 95 यानी एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 साथ ही एक सरकारी पेंशन योजना है जो 16 नवंबर 1995 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य साथियों संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। EPS 95 को यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO द्वारा प्रबंधित किया जाता है। फिर हम EPS 95 के मुख्य विशेषता के बारे में बात करते हैं। साथियों, तो जैसा कि विशेषता और विवरण दोनों दिया जा रहा है, तो विशेषता जैसे ये है कि शुरुआत कब हुई थी, तो विवरण में हम कह सकते हैं 16 नवंबर 1995 को। इसी तरह से प्रबंधन कौन करता है, तो EPFO द्वारा प्रबंधन होता है। योगदान क्या है, तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से योगदान होता है। न्यूनतम सेवा अवधि क्या है, तो साथियों पेंशन के लिए 10 साल है। उसके बाद रिटायरमेंट की उम्र क्या है, तो 58 साल है। पेंशन की शुरुआत क्या है, तो 58 साल की उम्र से है। फिर हम अर्ली पेंशन की बात करते हैं तो 50 साल की उम्र से कम दर पर। फिर न्यूनतम पेंशन की बात करते हैं तो 1000 रुपये प्रति माह। साथियों, EPS 95 के लिए पात्रता क्या है, तो EPS 95 के तहत पेंशन पाने के लिए कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होते हैं। फिर साथियों हम बात करते हैं पात्रता मानदंड क्या पूरे करने होते हैं, इसके बारे में पॉइंट वाइज हम आपके बीच प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे नंबर 1 है कि आप EPFO के सदस्य होने चाहिए। दूसरा है कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होती है। तीसरा है रिटायरमेंट की उम्र 58 साल होनी चाहिए। फिर चौथा है 50 साल की उम्र से अर्ली पेंशन ली जा सकती है कम दर पर। साथियों, EPS 95 में योगदान की बात है तो इसमें क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो EPS 95 में साथियों कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान करते हैं। जैसे इसको भी हम पॉइंट वाइज आपके बीच एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 1 है कर्मचारी का योगदान, यानी साथियों बेसिक सैलरी प्लस DA का 12%। दूसरा है नियोक्ता का योगदान, यानी साथियों 12% में से 8.33% EPS में जाता है। फिर अगला पॉइंट है सरकार का योगदान, यानी साथियों 1.16% अतिरिक्त है। फिर हम बात करते हैं साथियों की ध्यान दें कि योगदान की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह है। फिर हम EPS 95 पेंशन कैलकुलेशन की बात करते हैं तो साथियों EPS 95 के तहत पेंशन की गणना एक फार्मूला के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला है पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन गुणे पेंशन योग्य सेवा बटे 70, यानी यहाँ हम देखते हैं पेंशन वेतन बराबर आखिरी 60 महीनों का औसत वेतन। फिर दूसरा है कि पेंशन योग्य सेवा बराबर EPS में योगदान के वर्षों की संख्या की बात होती है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है साथियों, तो उसने 35 साल की सेवा की हो तो उसकी पेंशन क्या होगी, तो हम बता देते हैं कि 15,000 गुणे 35 बटे 70 बराबर 7,500 रुपये प्रति माह होगी। तो ये रहा साथियों 35 साल की सेवा पे पेंशन क्या बन रहा है। फिर हम विधवा पेंशन की बात, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। तो साथियों EPS 95 के तहत विधवा पेंशन का भी प्रावधान है। अगर कोई कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो साथियों उसकी पत्नी या पति को विधवा पेंशन मिलती है। फिर हम विधवा पेंशन के मुख्य नियम के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे नंबर 1 है पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे न्यूनतम विधवा पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। दूसरा, अगर कर्मचारी की मृत्यु सेवा के दौरान होती है तो पूरी पेंशन मिलेगी।
तीसरा है अगर पेंशनर की मृत्यु होती है तो उसकी पेंशन का 50% मिलेगा। फिर अगला पॉइंट है साथियों, विधवा पेंशन जीवन भर या पुनर्विवाह तक मिलती है। फिर हम बात करते हैं बाल पेंशन के बारे में। साथियों, ईपीएस 95 में बच्चों के लिए भी पेंशन का प्रावधान है। अगर किसी कर्मचारी या पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके बच्चों को बाल पेंशन मिलती है। जैसे बाल पेंशन के मुख्य नियम के भी बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं साथियों, इसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके बीच जैसे पॉइंट वाइज। तो नंबर 1 है कि एक समय में 2 बच्चों को पेंशन मिलती है। दूसरा पॉइंट है बच्चों की उम्र 25 साल से कम होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है साथियों कि प्रत्येक बच्चे को विधवा पेंशन का 25% मिलता है। फिर चौथा पॉइंट है अगर बच्चा अनाथ है तो उसे 75% पेंशन मिलती है। फिर अगला पॉइंट है साथियों कि विकलांग बच्चे को आजीवन 75% पेंशन मिलती है। फिर हम बात करते हैं अर्ली पेंशन की। अर्ली पेंशन क्या है साथियों, इसके बारे में भी हम जानकारी विस्तृत आपके बीच एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ईपीएस 95 में 58 साल से पहले भी पेंशन लेने का साथियों विकल्प है, इसे अर्ली पेंशन कहते हैं। जैसे अर्ली पेंशन के नियम क्या है, तो नंबर 1 है 50 साल की उम्र से ली जा सकती है। दूसरा पॉइंट है हर साल 4% की कटौती होती है। तीसरा पॉइंट है साथियों उदाहरण जैसे 55 साल पर पेंशन लेने पर 12% कटौती होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं ईपीएस 95 के अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं कि साथियों ये प्रावधान क्या है। तो इनको भी हम पॉइंट वाइज आपके बीच साझा कर रहे हैं। जैसे साथियों नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन, यानी ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है। दूसरा पॉइंट है पेंशन की अधिकतम राशि, यानी साथियों ईपीएस 95 में पेंशन की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तीसरा पॉइंट है कम्युनिशन। तो साथियों ये है कम्युनिशन पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में लिया जा सकता है। चौथा है रिटर्न ऑफ कैपिटल, यानी साथियों पेंशनर की मृत्यु पर उसके नॉमिनी को बची हुई राशि मिलती है। फिर हम बात करते हैं पांचवा डिसेबिलिटी पेंशन, यानी अगर कोई कर्मचारी पूरी तरह से डिसेबल हो यानी विकलांग हो जाता है तो उसे तुरंत पेंशन मिलने लगती है। साथियों ईपीएस 95 के फायदे क्या है, इस कॉन्सेप्ट पे भी हम बात करते हैं। तो इसको भी हम पॉइंट वाइज आपके बीच दर्शाते हैं। जैसे नंबर 1 है आजीवन आय, यानी रिटायरमेंट के बाद नियमित आय का स्रोत। फिर दूसरा पॉइंट है परिवार सुरक्षा, यानी साथियों विधवा और बाल पेंशन से परिवार को सुरक्षा। तीसरा पॉइंट है कम योगदान, यानी साथियों कर्मचारी को अलग से योगदान नहीं करना पड़ता। चौथा है सरकारी सहायता, यानी साथियों सरकार भी योजना में योगदान करती है। फिर पांचवा है लचीलापन, यानी साथियों अर्ली पेंशन का विकल्प उपलब्ध है इसमें। तो साथियों अब हम ईपीएस 95 से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो जैसे नंबर 1 है कि क्या ईपीएस 95 में योगदान बढ़ाया जा सकता है, तो साथियों हाँ, कर्मचारी अपने नियोक्ता की सहमति से 15,000 रुपये से ज़्यादा पर भी योगदान कर सकता है। फिर दूसरा है क्या नौकरी बदलने पर ईपीएस 95 का पैसा वापस मिलता है, तो साथियों नहीं, ईपीएस 95 का पैसा वापस नहीं मिलता है। नई नौकरी में